महात्मा गांधी की जीवनी, प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ प्रायद्वीप पर एक तटीय शहर पोरबंदर, जिसे सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है, में एक गुजराती हिंदू मोट बनिया परिवार में हुआ था और फिर भारतीय साम्राज्य की काठियावाड़ एजेंसी में पोरबंदर की छोटी रियासत का हिस्सा था। उनके पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी 1822 से 1885 पोरबंदर राज्य के दीवान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनके परिवार की उत्पत्ति उस समय के जूनागढ़ राज्य के तत्कालीन गांव कुटियाना से हुई थी। हालांकि उन्होंने केवल प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी और वे पहले राज्य प्रशासन में क्लर्क थे। करमचंद एक सक्षम मुख्यमंत्री साबित हुए। अपने कार्यकाल के दौरान करमचंद ने 4 शादियां की। उनकी पहली 2 पत्नियों की युवावस्था में मृत्यु हो गई। प्रत्येक के एक बेटी को जन्म देने के बाद और उनकी तीसरी शादी निसंतान थी। 1857 में करमचंद ने पुनर्विवाह के लिए अपनी तीसरी पत्नी की अनुमति मांगी। उस वर्ष उन्होंने 1844 से 1891 तक पुतलीबाई से शादी की, जो जूनागढ़ से भी आई थी और एक कन्नी वैष्णव परिवार से थी। आगामी दशक में करमचंद और पुतलीबाई के 3 बच्चे हुए। एक बेटा लक्ष्मीदास 1860 से 1914, एक बेटी रानी बेहन 1862 से 1960 और दूसरा बेटा करसनदास 1866 से 1913। 2 अक्टूबर 1869 को पुतलीबाई ने अपने अंतिम बच्चे मोहनदास को पोरबंदर शहर में गांधी परिवार के निवास के एक अंधेरे खिड़की रहित भूतल के कमरे में जन्म दिया। एक बच्चे के रूप में गांधी को उनकी बहन रालियत ने पारे की तरह बेचैन या तो खेल रहे थे या घूम रहे थे। उनके पसंदीदा शगलों में से एक कुत्तों के कान घुमा रहा था। भारतीय क्लासिक्स, विशेष रूप से श्रवण और राजा हरिश्चंद्र की कहानियों में एक महान था बचपन में गांधी पर प्रभाव। अपनी आत्मकथा में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उनके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे लिखते हैं, इसने मुझे परेशान किया और मैंने बिना किसी संख्या के हरिश्चंद्र को अपने आप में अभिनय किया होगा। सत्य के साथ गांधी की प्रारंभिक आत्म पहचान और सर्वोच्च मूल्यों के रूप में प्रेम इन महाकाव्य पात्रों के लिए खोजा जा सकता है। परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि उदार थी। गांधी के पिता करमचंद हिंदू थे और उनकी मां पुतलीबाई एक कन्नी वैष्णव हिंदू परिवार से थी। गांधी के पिता वैश्य के वर्ण में मोट बनिया जाति के थे। उनकी मां मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति आधारित कन्नी परंपरा से आई थी, जिनके धार्मिक ग्रंथों में भगवत गीता, भागवत पुराण और शिक्षाओं के साथ 14 ग्रंथों का संग्रह शामिल है, जो परंपरा का मानना वेदों, कुरान और बाइबल के सार को शामिल करने के लिए। गांधी अपनी मां से बहुत प्रभावित थे, एक अत्यंत धर्मपरायण महिला जो अपनी दैनिक प्रार्थना के बिना अपना भोजन लेने के बारे में नहीं सोचती थी। 2 या 3 लगातार उपवास रखना उसके लिए कुछ भी नहीं था। 1874 में गांधी के पिता करमचंद छोटे राज्य राजकोट के लिए पोरबंदर छोड़ गए, जहां वे इसके शासक ठाकुर साहब के सलाहकार बन गए। हालांकि राजकोट पोरबंदर से कम प्रतिष्ठित राज्य था, लेकिन ब्रिटिश क्षेत्रीय राजनीतिक एजेंसी वहां स्थित थी, जिसने राज्य के दीवान को सुरक्षा का एक उपाय दिया। 1876 करमचंद राजकोट के दीवान बने और उनके भाई तुलसीदास द्वारा पोरबंदर के दीवान के रूप में उत्तराधिकारी बने। उसके बाद उनका परिवार राजकोट में उनके साथ जुड़ गया। 9 साल की उम्र में गांधी ने अपने घर के पास राजकोट के स्थानीय स्कूल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अंकगणित, इतिहास, गुजराती भाषा और भूगोल के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने राजकोट में हाई स्कूल, अल्फ्रेड हाई स्कूल में दाखिला लिया। वह एक औसत छात्र थे, कुछ पुरस्कार जीते, लेकिन एक शर्मीले और जुबान से बंधे हुए छात्र थे, जिनकी खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके एकमात्र साथी किताबें और स्कूली पाठ थे। मई 1883 में 13 वर्षीय मोहनदास की शादी 14 वर्षीय कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया से हुई थी। उनका पहला नाम आमतौर पर कस्तूरबा से छोटा था और प्यार से बा एक व्यवस्थित विवाह में प्रथा के अनुसार उस समय क्षेत्र के। इस प्रक्रिया में उन्होंने स्कूल में 1 साल गंवा दिया, लेकिन बाद में अपनी पढ़ाई में तेजी लाकर उन्हें पूरा करने की अनुमति दी गई। उनकी शादी एक संयुक्त कार्यक्रम थी, जहां उनके भाई और चचेरे भाई की भी शादी हुई थी। अपनी शादी के दिन को याद करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, चूंकि हम शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, हमारे लिए इसका मतलब केवल नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और रिश्तेदारों के साथ खेलना था। जैसा कि प्रचलित परंपरा थी, किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर पर और अपने पति से दूर रहना पड़ता था। कई वर्षों बाद लिखते हुए मोहनदास ने अपनी युवा दुल्हन के लिए महसूस की गई वासनापूर्ण भावनाओं को खेद के साथ वर्णित किया।
स्कूल में भी मैं उसके बारे में सोचता था और रात होने का विचार और हमारी बात की मुलाकात मुझे हमेशा सता रही थी। बाद में उसने याद किया कि वह उसके प्रति ईर्ष्यालु और स्वामित्व वाली थी, जैसे कि जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मंदिर जाती थी और उसके लिए उसकी भावनाओं में यौन रूप से वासना होती थी। 1885 के अंत में गांधी के पिता करमचंद की मृत्यु हो गई। गांधी तब 16 वर्ष के थे और उनकी 17 वर्ष की पत्नी का पहला बच्चा था, जो केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रहा। 2 मौतों ने गांधी को पीड़ा दी। गांधी दंपति के 4 और बच्चे थे, सभी बेटे। हरिलाल 1888 में पैदा हुए, मणिलाल 1892 में पैदा हुए, रामदास 1897 में पैदा हुए और देवदास 1900 में पैदा हुए। नवंबर 1887 में 18 वर्षीय गांधी ने अहमदाबाद के हाई स्कूल से स्नातक किया। जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर राज्य के सामरदास कॉलेज में दाखिला लिया, जो उस समय क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एकमात्र डिग्री देने वाला संस्थान था। लेकिन वह बाहर हो गया और पोरबंदर में अपने परिवार के पास लौट आया। महात्मा गांधी लंदन में 3 साल कानून के छात्र गांधी ने बॉम्बे में सबसे सस्ते कॉलेज से पढ़ाई छोड़ दी थी। ब्राह्मण पुजारी और पारिवारिक मित्र मावजी दवे जोशी जी ने गांधी और उनके परिवार को सलाह दी कि उन्हें लंदन में कानून की पढ़ाई पर विचार करना चाहिए। जुलाई 1888 में उनकी पत्नी कस्तूरबा ने अपने पहले जीवित बेटे हरिलाल को जन्म दिया। उनकी मां गांधी को अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर घर से इतनी दूर जाने में सहज नहीं थी। गांधी के चाचा तुलसीदास ने भी अपने भतीजे को मनाने की कोशिश की। गांधी जाना चाहते थे। अपनी पत्नी और मां को मनाने के लिए गांधी ने अपनी मां के सामने एक प्रतिज्ञा की कि वह मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहेंगे। गांधी के भाई लक्ष्मीदास, जो पहले से ही एक वकील थे, ने गांधी की लंदन अध्ययन योजना की सराहना की और उन्हें समर्थन देने की पेशकश की। पुतलीबाई ने गांधी को अनुमति और आशीर्वाद दिया। एक कानून के छात्र के रूप में गांधी लंदन में 10 अगस्त 1888 को 18 वर्ष की आयु में गांधी ने पोरबंदर से मुंबई के लिए प्रस्थान किया, जिसे तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। आगमन पर वह स्थानीय मोद बनिया समुदाय के साथ रहे, जिनके बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इंग्लैंड उन्हें अपने धर्म से समझौता करने और पश्चिमी तरीकों से खाने पीने के लिए लुभाएगा। गांधी ने उन्हें अपनी मां से अपने वादे और उनके आशीर्वाद के बारे में सूचित करने के बावजूद उन्हें उनकी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। गांधी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 4 सितंबर को वह अपने भाई को विदा करते हुए बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए। गांधी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भाग लिया, जो लंदन विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है। UCL में उन्होंने कानून और न्यायशास्त्र का अध्ययन किया और उन्हें बैरिस्टर बनने के इरादे से इन टेम्पल में नामांकन के लिए आमंत्रित किया गया। उनका बचपन का शर्मीलापन और आत्म निष्कासन उनकी किशोरावस्था तक जारी रहा था। लंदन पहुंचने पर उन्होंने इन लक्षणों को बरकरार रखा, लेकिन एक सार्वजनिक बोलने वाले अभ्यास समूह में शामिल हो गए और कानून का अभ्यास करने के लिए अपने शर्मीलेपन पर काबू पा लिया। उन्होंने लंदन के गरीब डॉकलैंड समुदायों के कल्याण में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 1889 में लंदन में एक कड़वा व्यापार विवाद छिड़ गया, जिसमें डॉकर्स बेहतर वेतन और शर्तों के लिए हड़ताल कर रहे थे और नाविक, जहाज बनाने वाले, कारखाने की लड़कियां और अन्य एकजुटता में हड़ताल में शामिल हुए। कार्डिनल मैनी की मध्यस्थता के कारण स्ट्राइकर सफल रहे, जिसके कारण गांधी और एक भारतीय मित्र ने कार्डिनल से मिलने और उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद देने का मुद्दा उठाया। महात्मा गांधी शाकाहार और समिति कार्य। लंदन में गांधी का समय उस प्रतिज्ञा से प्रभावित था जो उन्होंने अपनी मां से की थी। उन्होंने नृत्य की शिक्षा लेने सहित अंग्रेजी रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश की। हालांकि वह अपनी मकान मालकिन द्वारा पेश किए गए शाकाहारी भोजन की सराहना नहीं करता था और जब तक उसे लंदन के कुछ शाकाहारी रेस्तरां में से एक नहीं मिल जाता, तब तक वह अक्सर भूखा रहता था। हेनरी साल्ट के लेखन से प्रभावित होकर वह लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हो गए और इसके अध्यक्ष और परोपकारी अर्नोल्ड हिल्स के तत्वावधान में इसकी कार्यकारी समिति के लिए चुने गए। समिति में रहते हुए एक उपलब्धि एक बेजवाटर अध्याय की स्थापना थी। वे जिन शाकाहारियों से मिले उनमें से कुछ थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1875 में सार्वभौमिक भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और जो बौद्ध और हिंदू साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित थी। उन्होंने गांधी को भगवद गीता को अनुवाद और मूल दोनों में पढ़ने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी के हिल्स के साथ एक मैत्रीपूर्ण और उत्पादक संबंध थे, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने साथ ही समिति के सदस्य थॉमस एलिंगसन की LVS की निरंतर सदस्यता पर एक अलग दृष्टिकोण लिया। उनकी असहमति गांधी की चुनौती का पहला ज्ञात उदाहरण है, उनके शर्मीलेपन और टकराव के प्रति मनमुटाव के बावजूद।
एलिसन नए उपलब्ध जन नियंत्रण विधियों को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन हिल्स ने इन्हें अस्वीकार कर दिया, यह मानते हुए कि वे सार्वजनिक नैतिकता को कम करते हैं। उनका मानना कि शाकाहार एक नैतिक आंदोलन है और इसलिए एलिसन को अब एलवीएस का सदस्य नहीं रहना चाहिए। गांधी ने जन नियंत्रण के खतरों पर हिल्स के विचारों को साझा किया, लेकिन एलिसन के अलग होने के अधिकार का बचाव किया। गांधी के लिए हिल्स को चुनौती देना कठिन होता। हिल्स उनसे 12 वर्ष वरिष्ठ थे और गांधी के विपरीत अत्यधिक वाक्पटु थे। उन्होंने एलवीएस को नियंत्रित किया और लंदन के ईस्ट एंड में 6000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली टैम्स आयरन वर्क्स कंपनी के साथ उद्योग के कप्तान थे। वह एक अत्यधिक कुशल खिलाड़ी भी थे जिन्होंने बाद में फुटबॉल क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड की स्थापना की। उनकी 1927 में एक आत्मकथा खंड मैं गांधी ने लिखा, इस सवाल में मेरी गहरी दिलचस्पी थी। मिस्टर हिल्स और उनकी उदारता के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान था, लेकिन मैंने सोचा कि किसी व्यक्ति को शाकाहारी समाज से बाहर करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि उसने शुद्धतावादी नैतिकता को समाज की वस्तुओं में से एक मानने से इनकार कर दिया था। एलिसन को हटाने के लिए एक प्रस्ताव उठाया गया था और समिति द्वारा बहस और मतदान किया गया था। समिति की बैठक में गांधी की शर्म एलिसन के बचाव में एक बाधा थी। उन्होंने कागज पर अपने विचार लिखे, लेकिन शर्म ने उन्हें अपने तर्कों को पढ़ने से रोका। इसलिए हिल्स, राष्ट्रपति ने समिति के एक अन्य सदस्य को उनके लिए उन्हें पढ़ने के लिए कहा। हालांकि समिति के कुछ अन्य सदस्य गांधी से सहमत थे, वोट हार गया और एलिसन को बाहर कर दिया गया। कोई कठोर भावना नहीं थी। हिल्स ने गांधी की भारत वापसी के सम्मान में एलवीएस विदाई रात्रिभोज में टोस्ट का प्रस्ताव रखा। बार में बुलाए गए महात्मा गांधी 22 साल की उम्र में जून 1891 में बार में बुलाए गए और फिर भारत के लिए लंदन छोड़ गए, जहां उन्हें पता चला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई थी जब वे लंदन में थे और उनके परिवार ने उनसे खबर रखी थी। बम्बई में कानून की प्रैक्टिस स्थापित करने के उनके प्रयास विफल रहे, क्योंकि वे गवाहों से जिरह करने में मनोवैज्ञानिक रूप से असमर्थ थे। वह वादियों के लिए एक मामूली जीवित मसौदा याचिका दायर करने के लिए राजकोट लौट आया, लेकिन जब वह एक ब्रिटिश अधिकारी सैम सनी के पीछे भागा तो उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1893 में काठियावाड़ में दादा अब्दुल्ला नाम के एक मुस्लिम व्यापारी ने गांधी से संपर्क किया। अब्दुल्ला के पास दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े सफल शिपिंग व्यवसाय का स्वामित्व था। जोहान्सबर्ग में उनके दूर के चचेरे भाई को एक वकील की जरूरत थी और वे काठियावाड़ी विरासत वाले किसी व्यक्ति को पसंद करते थे। गांधी ने काम के लिए उनके वेतन के बारे में पूछा। उन्होंने कुल वेतन 105 पाउंड 2019 के पैसे में $17,200 और यात्रा व्यय की पेशकश की। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि यह नेटाल, दक्षिण अफ्रीका की कॉलोनी में कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता होगी, जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा भी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता 1893 से 1914 अप्रैल 1893 में 23 वर्ष की आयु में गांधी ने अब्दुल्ला के चचेरे भाई के वकील बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उन्होंने 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों, नैतिकता और राजनीति को विकसित किया। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के तुरंत बाद गांधी को उनकी त्वचा के रंग और विरासत के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा, जैसे कि सभी रंग के लोग। उन्हें स्टेज कोच में यूरोपीय यात्रियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी और ड्राइवर के पास फर्श पर बैठने के लिए कहा, फिर पीटा जब उसने इनकार कर दिया। कहीं और उसे एक घर के पास चलने की हिम्मत करने के लिए गटर में लात मारी गई। एक अन्य उदाहरण में प्रथम श्रेणी छोड़ने से इनकार करने के बाद पीटरमेरिट्सबर्ग में एक ट्रेन से फेंक दिया गया। वो ट्रेन स्टेशन पर बैठा रहा, पूरी रात कांपता रहा और सोचता रहा कि क्या उसे वापस लौटना चाहिए भारत या अपने अधिकारों के लिए विरोध। उन्होंने विरोध करना चुना और अगले दिन ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी गई। एक अन्य घटना में डरबन की एक अदालत के मजिस्ट्रेट ने गांधी को अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिसे करने से उन्होंने इनकार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सार्वजनिक फुटपाथों पर चलने की अनुमति नहीं थी। गांधी को एक पुलिस अधिकारी ने फुटपाथ से बाहर बिना किसी चेतावनी की सड़क पर लात मार दी थी। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, हरमन के अनुसार उन्होंने खुद को एक ब्रिटेन पहले और एक भारतीय दूसरे के रूप में सोचा। हालांकि उनके और उनके साथी भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश लोगों के पूर्वाग्रह ने गांधी को अनुभव किया और उन्हें गहराई से परेशान किया। उन्होंने इसे पाया अपमानजनक, यह समझने के लिए संघर्ष करते हुए कि कुछ लोग इस तरह की अमानवीय प्रथाओं में सम्मान या श्रेष्ठता या आनंद कैसे महसूस कर सकते हैं। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य में अपने लोगों की स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला का मामला, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले आया था, मई 1894 में समाप्त हुआ
और भारतीय समुदाय ने गांधी के लिए एक विदाई पार्टी का आयोजन किया क्योंकि वे भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि एक नए नेटल सरकार के भेदभावपूर्ण प्रस्ताव के कारण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने मूल प्रवास की अवधि बढ़ा दी। उन्होंने भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए एक विधेयक का विरोध करने में सहायता करने की योजना बनाई, एक अधिकार जिसे एक विशेष यूरोपीय अधिकार होने का प्रस्ताव दिया गया था। ना अनम्यूज जाने कैसा रिश्ता है इस दिल सजाया हुआ दिल का, धड़कना बढ़ता दिल भूल सकता है पर तेरा आई एम सॉरी नाम नहीं थ्रोइंग किसेस। हालांकि बिल के पारित होने को रोकने में असमर्थ, उनका अभियान दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। उन्होंने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना में मदद की और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय को एक एकीकृत राजनीतिक ताकत में ढाला। जनवरी 1897 में जब गांधी डरबन में उतरे तो गोरे लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और वे पुलिस अधीक्षक की पत्नी के प्रयासों से ही बच गए। हालांकि उन्होंने भीड़ के किसी भी सदस्य के खिलाफ आरोप लगाने से इनकार कर दिया। बोअर युद्ध के दौरान गांधी ने 1900 में नेटल इंडियन एम्बुलेंस कोर के रूप में स्ट्रेचर बेयर्स का एक समूह बनाने के लिए स्वेच्छा से काम किया। आर्थर हरमन के अनुसार गांधी ब्रिटिश औपनिवेशिक रूढ़िवादिता को खारिज करना चाहते थे कि हिंदू मर्दाना गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं थे, जिसमें मुस्लिम मार्शल रेस के विपरीत खतरे और परिश्रम शामिल थे। बोअर्स के खिलाफ ब्रिटिश लड़ाकू सैनिकों का समर्थन करने के लिए गांधी ने 1100 भारतीय स्वयंसेवकों को खड़ा किया। उन्हें अग्रिम पंक्ति में सेवा देने के लिए प्रशिक्षित और चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित किया गया था। वे कोलेंसो की लड़ाई में एक श्वेत स्वयंसेवक एम्बुलेंस कोर के सहायक थे। स्पियनकोप की लड़ाई में गांधी और उनके वाहक अग्रिम पंक्ति में चले गए और घायल सैनिकों को मीलों तक एक फील्ड अस्पताल में ले जाना पड़ा क्योंकि इलाके एम्बुलेंस के लिए बहुत कठिन थे। गांधी और 37 अन्य भारतीयों ने महारानी का दक्षिण अफ्रीका पदक प्राप्त किया। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने कॉलोनी की भारतीय और चीनी आबादी के पंजीकरण के लिए एक नया अधिनियम लागू किया। उस वर्ष 11 सितंबर को जोहान्सबर्ग में आयोजित एक जन विरोध सभा में गांधी ने पहली बार सत्याग्रह सत्य के प्रति समर्पण या अहिंसक विरोध की अपनी अभी भी विकसित पद्धति को अपनाया। एंथनी परेल के अनुसार लियो टॉल्स्टॉय द्वारा ए लेटर टू ए हिंदू के साथ शुरू होने वाले अपने पत्राचार में इसका उल्लेख करने के बाद गांधी तमिल नैतिक पाठ तिरुक्कुसा से भी प्रभावित थे। गांधी ने भारतीयों से नए कानून की अवहेलना करने और ऐसा करने के लिए दंड भुगतने का आग्रह किया। विरोध, अनुनय कौशल और जनसंपर्क के गांधी के विचार सामने आए थे। 1915 में वह इन्हें वापस भारत ले गया। महात्मा गांधी यूरोपीय, भारतीय और अफ्रीकी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने अपना ध्यान भारतीयों पर केंद्रित किया। शुरुआत में उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि यह तब बदल गया जब उसके साथ भेदभाव किया गया और उसे धमकाया गया, जैसे कि एक सफेद ट्रेन अधिकारी द्वारा उसकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन के कोच से बाहर निकाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के साथ ऐसी कई घटनाओं के बाद गांधी की सोच और ध्यान बदल गया और उन्हें लगा कि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए और अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कर राजनीति में प्रवेश किया। अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद के अनुसार नस्लवाद पर गांधी के विचार विवादास्पद हैं और कुछ मामलों में उनकी प्रशंसा करने वालों के लिए परेशान करने वाले हैं। गांधी को दक्षिण अफ्रीका में शुरू से ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अन्य रंगीन लोगों की तरह श्वेत अधिकारियों ने उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया और प्रेस और सड़कों पर मौजूद लोगों ने उसे परजीवी, अर्ध बर्बर, नासूर, बदमाशकुली, पीला आदमी कहा और अन्य विशेषण लोग नस्लीय घृणा की अभिव्यक्ति के रूप में उस पर थूकेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने भारतीयों के नस्लीय उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित किया लेकिन अफ्रीकियों की उपेक्षा की। कुछ मामलों में राज्य देसाई और वाहिद, उनका व्यवहार नस्लीय रूढ़िवादिता और अफ्रीकी शोषण का एक इच्छुक हिस्सा था। सितंबर 1896 में एक भाषण के दौरान गांधी ने शिकायत की कि दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश में गोरे भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों को काफिर के स्तर तक नीचा दिखा रहे थे। विद्वान इसे सबूत के उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं कि गांधी उस समय भारतीयों के बारे में सोचते थे और काले दक्षिण अफ्रीकी अलग तरह से। हरमन द्वारा दिए गए एक अन्य उदाहरण के रूप में गांधी ने 24 वर्ष की आयु में भारतीयों के लिए मतदान के अधिकार की मांग करते हुए 1895 में नेटाल असेंबली के लिए एक कानूनी संक्षिप्त विवरण तैयार किया। गांधी ने नस्ल के इतिहास और यूरोपीय ओरिएंटलिस्ट की राय का हवाला दिया कि एंग्लो सैक्सन और भारतीय एक ही आर्य स्टॉक या बल्कि इंडो यूरोपीय लोगों से पैदा हुए हैं
और तर्क दिया कि भारतीयों को अफ्रीकियों के साथ समूहीकृत नहीं किया जाना चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के अनुसार सालों बाद गांधी और उनके सहयोगियों ने नर्सों के रूप में और नस्लवाद का विरोध करके अफ्रीकियों की सेवा की और उनकी मदद की। गांधी, राजी देसाई और वाहिद की सामान्य छवि को उनकी हत्या के बाद से फिर से नया रूप दिया गया है, जैसे कि वह हमेशा एक संत थे जब वास्तव में उनका जीवन अधिक जटिल था, जिसमें असुविधाजनक सत्य थे और जो समय के साथ विकसित हुए थे। इसके विपरीत अफ्रीका के अन्य विद्वानों का कहना है कि अफ्रीकियों और रंगभेद के उत्पीड़न के खिलाफ गैर श्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों के साथ गांधी और भारतीय लोगों द्वारा सहयोग और प्रयासों के एक समृद्ध इतिहास को सबूत बताते हैं। 1906 में जब नेटाल की कॉलोनी में बम्बाथा विद्रोह छिड़ गया, तब 36 वर्षीय गांधी ने जुलू विद्रोहियों के साथ सहानुभूति के बावजूद भारतीय दक्षिण अफ्रीकी लोगों को एक स्वयंसेवी स्ट्रक्चर बेरियर यूनिट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इंडियन ओपिनियन में लिखते हुए गांधी ने तर्क दिया कि सैन्य सेवा भारतीय समुदाय के लिए फायदेमंद होगी और दावा किया कि इससे उन्हें स्वास्थ्य और खुशी मिलेगी। गांधी ने अंततः विद्रोह के दमन के दौरान घायल लड़ाकों के इलाज के लिए भारतीय और अफ्रीकी स्ट्रक्चर वाहकों की एक स्वयंसेवी मिश्रित इकाई का नेतृत्व किया। गांधी की कमान वाली चिकित्सा इकाई को भंग करने से पहले 2 महीने से भी कम समय तक संचालित किया गया था। विद्रोह के दमन के बाद औपनिवेशिक प्रतिष्ठान ने श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को दिए गए नागरिक अधिकारों को भारतीय समुदाय तक पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे गांधी का साम्राज्य से मोहभंग हो गया और उनके साथ एक आध्यात्मिक जागृति पैदा हुई। इतिहासकार आर्थर हरमन ने लिखा है कि उनका अफ्रीकी अनुभव पश्चिम के साथ उनके महान मोहभंग का एक हिस्सा था, जिसने उन्हें असंबद्ध असहयोगी में बदल दिया। 1910 में गांधी ने अपने मित्र हरमन कालिनबेक की मदद से एक आदर्शवादी समुदाय की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने जोहान्सबर्ग के पास टॉल्स्टॉय फार्म रखा। वहां उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की अपनी नीति का पोषण किया। दक्षिण अफ्रीका 1994 में काले दक्षिण अफ्रीकियों को वोट देने का अधिकार मिलने के बाद के वर्षों में गांधी को कई स्मारकों के साथ एक राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी संघर्ष 1915 से 1947 तक गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर C.F. एंड्रूज गांधी 1915 में भारत लौट आए। उन्होंने एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और सामुदायिक आयोजक के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और मुख्य रूप से गोखले द्वारा भारतीय मुद्दों, राजनीति और भारतीय लोगों से उनका परिचय कराया गया। गोखले कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, जो अपने संयम और संयम के लिए जाने जाते थे और सिस्टम के अंदर काम करने की उनकी जिद के लिए जाने जाते थे। गांधी ने ब्रिटिश विगिश परंपराओं के आधार पर गोखले के उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया और इसे भारतीय दिखने के लिए बदल दिया। गांधी ने 1920 में कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा तक मांगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने घोषणा को मान्यता नहीं दी, लेकिन बातचीत शुरू हुई। कांग्रेस ने 1930 के दशक के अंत में प्रांतीय सरकार में भूमिका निभाई। गांधी और कांग्रेस ने राज का समर्थन वापस ले लिया जब वायसराय ने सितंबर 1939 में बिना परामर्श के जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तनाव तब तक बढ़ गया जब तक गांधी ने 1942 में तत्काल स्वतंत्रता की मांग नहीं की और अंग्रेजों ने उन्हें और कांग्रेस के हजारों नेताओं को कैद करके जवाब दिया। इस बीच मुस्लिम लीग ने ब्रिटेन के साथ सहयोग किया और गांधी के कड़े विरोध के खिलाफ पाकिस्तान के एक पूरी तरह से अलग मुस्लिम राज्य की मांग को आगे बढ़ाया। अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के साथ भूमि का विभाजन किया। प्रत्येक ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी की भूमिका। अप्रैल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरार्ध के दौरान वायसराय ने गांधी को दिल्ली में एक युद्ध सम्मेलन में आमंत्रित किया। गांधी युद्ध के प्रयास के लिए भारतीयों को सक्रिय रूप से भर्ती करने के लिए सहमत हुए। 1906 के जुलू युद्ध और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के विपरीत जब उन्होंने एम्बुलेंस कोर के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती की, इस बार गांधी ने लड़ाकों की भर्ती करने का प्रयास किया। जून 1918 में अपील के लिए अपील नामक पत्रक में गांधी ने लिखा, ऐसी स्थिति लाने के लिए हमारे पास अपनी रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी हथियार उठाने और उनका उपयोग करने की क्षमता। यदि हम चाहते हैं अधिकतम संभव प्रेषण के साथ हथियारों के उपयोग को सीखने के लिए सेना में खुद को भर्ती करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि उन्होंने वायसराय के निजी सचिव को लिखे एक पत्र में यह निर्धारित किया था कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं मारेंगे या घायल नहीं करेंगे, दोस्त या दुश्मन।
गांधी के युद्ध भर्ती अभियान ने अहिंसा पर उनकी निरंतरता पर सवाल उठाया। गांधी के निजी सचिव ने उल्लेख किया कि उनके अहिंसा के पंथ और उनके भर्ती अभियान के बीच निरंतरता का सवाल न केवल तब उठाया गया था, बल्कि तब से चर्चा की जा रही है। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन। गांधी की पहली बड़ी उपलब्धि 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन के साथ आई। चंपारण आंदोलन ने स्थानीय किसानों को बड़े पैमाने पर एंग्लो इंडियन बागान मालिकों के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिन्हें स्थानीय प्रशासन का समर्थन प्राप्त था। किसानों को इंडिगो डाई के लिए एक नकदी फसल इंडिगो फिरा उगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी मांग 2 दशकों से कम हो रही थी, और उन्हें अपनी फसल एक निश्चित कीमत पर बागान मालिकों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे नाखुश किसानों ने गांधी से अहमदाबाद में उनके आश्रम में अपील की। अहिंसक विरोध की रणनीति का अनुसरण करते हुए गांधी ने प्रशासन को आश्चर्यचकित कर दिया और अधिकारियों से रियायतें हासिल की। महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन। 1918 में खेड़ा बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया और किसान करों से राहत की मांग कर रहे थे। गांधी ने अपने मुख्यालय को नदियाद में स्थानांतरित कर दिया। इस क्षेत्र के समर्थकों और नए स्वयंसेवकों को संगठित किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय वल्लभ भाई पटेल थे। एक तकनीक के रूप में असहयोग का उपयोग करते हुए गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जहां किसानों ने भूमि की जब्ती की धमकी के तहत भी राजस्व का भुगतान न करने का वचन दिया। आंदोलन के साथ मामलतदारों और तलबदारों जिले के भीतर राजस्व अधिकारी का सामाजिक बहिष्कार किया गया। गांधी ने देश भर में आंदोलन के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। 5 महीने तक प्रशासन ने इनकार किया, लेकिन मई 1918 के अंत तक सरकार ने महत्वपूर्ण प्रावधानों को छोड़ दिया और अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दी। खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के साथ बातचीत में किसानों का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने राजस्व संग्रह को निलंबित कर दिया और सभी कैदियों के खिलाफत आंदोलन को रिहा कर दिया। हर क्रांति की शुरुआत अवज्ञा के एक ही कार्य से होती है। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी 49 वर्ष की आयु ने ओटोमन साम्राज्य का समर्थन करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुसलमानों से राजनीतिक सहयोग मांगा, जो विश्व युद्ध में पराजित हो गया था। गांधी की इस पहल से पहले ब्रिटिश भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विवाद और धार्मिक दंगे आम थे, जैसे कि 1917 से 1918 के दंगे। गांधी ने पहले ही संसाधनों के साथ ब्रिटिश ताज का समर्थन किया था और यूरोप में युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती करके ब्रिटिश पक्ष। गांधी का यह प्रयास आंशिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को स्वराज स्व सरकार के साथ सहायता देने के ब्रिटिश वादे से प्रेरित था। ब्रिटिश सरकार ने स्व सरकार के बजाय गांधी को निराश करने के बजाय छोटे सुधारों की पेशकश की थी। गांधी ने अपने सत्याग्रह सविनय अवज्ञा इरादों की घोषणा की। गांधी के आंदोलन को अवरुद्ध करने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने रॉलेट एक्ट पारित करके अपना जवाबी कदम उठाया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को सविनय अवज्ञा प्रतिभागियों के साथ अपराधियों के रूप में व्यवहार करने की अनुमति दी और इसे निवारक अनिश्चितकालीन हिरासत, न्यायिक समीक्षा के बिना कैद या मुकदमे की आवश्यकता के लिए किसी को भी गिरफ्तार करने का कानूनी आधार दिया। गांधी ने महसूस किया कि अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक प्रगति के लिए हिंदू मुस्लिम सहयोग आवश्यक था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का लाभ उठाया, जिसमें भारत में सुन्नी मुस्लिम, भारत में रियासतों के सुल्तानों और अली भाइयों जैसे उनके नेताओं ने तुर्की खलीफा को सुन्नी इस्लामी समुदाय उम्मा के एकजुटता के प्रतीक के रूप में समर्थन दिया। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद उन्होंने खलीफा को इस्लाम और इस्लामी कानून का समर्थन करने के अपने साधन के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन को गांधी के समर्थन से मिश्रित परिणाम मिले। इसने शुरू में गांधी के लिए एक मजबूत मुस्लिम समर्थन का नेतृत्व किया। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर सहित हिंदू नेताओं ने गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर तुर्की में सुन्नी इस्लामी खलीफा को मान्यता देने या समर्थन करने के खिलाफ थे। गांधी के लिए बढ़ते मुस्लिम समर्थन, जब उन्होंने खलीफा के कारण का समर्थन किया, अस्थायी रूप से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को रोक दिया। इसने संयुक्त रॉलेट सत्याग्रह प्रदर्शन रैलियों में अंतर सांप्रदायिक सद्भाव का सबूत पेश किया, जिससे अंग्रेजों के लिए राजनीतिक नेता के रूप में गांधी का कद ऊंचा हो गया। खिलाफत आंदोलन के लिए उनके समर्थन ने उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना को दरकिनार करने में भी मदद की, जिन्होंने सत्याग्रह गैर सत्याग्रह के विरोध की घोषणा की थी। गांधी का सहयोग आंदोलन दृष्टिकोण। जिन्ना ने अपना स्वतंत्र समर्थन बनाना शुरू किया और बाद में पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान की मांग का नेतृत्व किया। यद्यपि वे भारतीय स्वतंत्रता पर सामान्य शब्दों में सहमत थे, वे इसे प्राप्त करने के साधनों पर असहमत थे।
जिन्ना मुख्य रूप से जनता को उत्तेजित करने के प्रयास के बजाय संवैधानिक बातचीत के माध्यम से अंग्रेजों से निपटने में रुचि रखते थे। 1922 के अंत तक खिलाफत आंदोलन ध्वस्त हो गया था। तुर्की के अतातुर्क ने खिलाफत को समाप्त कर दिया था, खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था और गांधी के लिए मुस्लिम समर्थन काफी हद तक लुप्त हो गया था। मुस्लिम नेताओं और प्रतिनिधियों ने गांधी और उनकी कांग्रेस को त्याग दिया। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक संघर्षों ने राज किया। अकेले आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों में 91 के साथ कई शहरों में घातक धार्मिक दंगे फिर से दिखाई दिए। महात्मा गांधी असहयोग अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 के साथ 40 वर्ष की आयु के गांधी ने घोषणा की कि भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था और इस सहयोग के कारण ही जीवित रहा था। यदि भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश शासन गिर जाएगा और स्वराज भारतीय स्वतंत्रता आ जाएगा। फरवरी 1919 में गांधी ने एक केबल संचार के साथ भारत के वायसराय को आगाह किया कि यदि अंग्रेजों को रॉलेट एक्ट पारित करना है तो वे भारतीयों से सविनय अवज्ञा शुरू करने की अपील करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी उपेक्षा की और यह कहते हुए कानून पारित किया कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। धमकियों को सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का पालन किया गया, जिसमें लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्र हुए। 30 मार्च 1919 को ब्रिटिश कानून अधिकारियों ने दिल्ली में सत्याग्रह में भाग लेते हुए शांतिपूर्वक एकत्र हुए निहत्थे लोगों की एक सभा पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में लोगों ने हंगामा किया। 6 अप्रैल 1919 को एक हिंदू त्योहार के दिन उन्होंने एक भीड़ से ब्रिटिश लोगों को घायल करने या मारने के लिए नहीं, बल्कि शांति से अपनी निराशा व्यक्त करने, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और उनके स्वामित्व वाले किसी भी ब्रिटिश कपड़े को जलाने के लिए याद रखने के लिए कहा। उन्होंने अंग्रेजों और एक दूसरे के प्रति अहिंसा के इस्तेमाल पर जोर दिया, भले ही दूसरे पक्ष ने हिंसा का इस्तेमाल किया हो। भारत भर के समुदायों ने विरोध करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होने की योजना की घोषणा की। सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी थी। गांधी ने आदेश की अवहेलना की। 9 अप्रैल को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने हंगामा किया। 13 अप्रैल 1919 को बच्चों के साथ महिलाओं सहित लोग अमृतसर के एक पार्क में एकत्र हुए और ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने उन्हें घेर लिया और उनकी कमान के तहत सैनिकों को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों सिख और हिंदू नागरिकों के परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार ने उपमहाद्वीप को क्रोधित कर दिया, लेकिन एक आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में कुछ ब्रितानियों और ब्रिटिश मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा समर्थित किया गया। अमृतसर में नरसंहार के अगले दिन अहमदाबाद में गांधी ने अंग्रेजों की आलोचना नहीं की और ब्रिटिश सरकार की नफरत से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रेम का उपयोग नहीं करने के लिए अपने साथी देशवासियों की आलोचना की। गांधी ने मांग की कि भारतीय लोग सभी हिंसा को रोके, सभी संपत्ति के विनाश को रोके और भारतीयों पर दंगा रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन पर चले गए। नरसंहार और गांधी की अहिंसक प्रतिक्रिया ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ सिखों और हिंदुओं को भी परेशान किया कि दाया हत्या से दूर हो रहा था। अंग्रेजों द्वारा जांच समितियों का गठन किया गया था, जिसका गांधी ने भारतीयों से बहिष्कार करने के लिए कहा था। सामने आने वाली घटनाओं, नरसंहार और ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने गांधी को यह विश्वास दिलाया कि भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के तहत कभी भी उचित समान व्यवहार नहीं मिलेगा और उन्होंने अपना ध्यान इस ओर स्थानांतरित कर दिया। स्वराज और भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता। 1921 में गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने कांग्रेस का पुनर्गठन किया। कांग्रेस अब उनके पीछे है और तुर्की में खलीफा को बहाल करने के लिए खिलाफत आंदोलन के समर्थन से मुस्लिम समर्थन शुरू हुआ। गांधी को राजनीतिक समर्थन और ब्रिटिश राज का ध्यान था। स्वदेशी नीति को शामिल करने के लिए गांधी ने अपने अहिंसक असहयोग मंच का विस्तार किया। विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार। इससे जुड़ी उनकी वकालत थी कि ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों के बजाय सभी भारतीयों द्वारा खादी होमस्पून कपड़ा पहना जाना चाहिए। गांधी ने भारतीय पुरुषों और महिलाओं, अमीर या गरीब, को स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में खादी की कताई के लिए हर दिन समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने के अलावा गांधी ने लोगों से ब्रिटिश संस्थानों और कानून अदालतों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने और ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों को त्यागने का आग्रह किया। इस प्रकार गांधी ने आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से ब्रिटिश भारत सरकार को अपन करने के उद्देश्य से अपनी यात्रा शुरू की। असहयोग की अपील बढ़ी। इसकी सामाजिक लोकप्रियता ने भारतीय समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को आकर्षित किया। 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया।
राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने 18 मार्च 1922 को अपनी सजा शुरू की। गांधी के जेल में अलग होने के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। एक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में विधायिकाओं में पार्टी की भागीदारी का समर्थन किया और दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभभाई के नेतृत्व में पटेल इस कदम का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहयोग समाप्त हो गया क्योंकि तुर्की में अतातुर्क के उदय के साथ खिलाफत आंदोलन का पतन हुआ। मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और मुस्लिम संगठन बनाने लगे। गांधी के पीछे राजनीतिक आधार गुटों में टूट गया था। गांधी को एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन के लिए फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया था, केवल 2 साल की सेवा करने के बाद। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह नमक मार्च 1924 में राजनीतिक अपराधों के लिए जेल से जल्दी रिहा होने के बाद 1920 के दशक के उत्तरार्ध में गांधी ने स्वराज का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने दिसंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस में एक प्रस्ताव के माध्यम से भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने या देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के साथ असहयोग के एक नए अभियान का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार से आह्वान किया। भारतीय लड़ाकू सैनिकों के साथ प्रथम विश्व युद्ध के लिए उनके समर्थन और तुर्की में खलीफा के शासन को बनाए रखने में खिलाफत आंदोलन की विफलता के बाद उनके नेतृत्व के लिए मुस्लिम समर्थन में गिरावट के बाद सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे कुछ लोगों ने उनके मूल्यों पर सवाल उठाया और अहिंसक दृष्टिकोण, जबकि कई हिंदू नेताओं ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। गांधी ने अपने स्वयं के आह्वान को 2 के बजाय 1 साल के इंतजार में संशोधित किया। अंग्रेजों ने गांधी के प्रस्ताव पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी। लॉर्ड बिरकेनहेड और विंस्टन चर्चिल जैसे ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं ने भारतीय मांगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले यूरोपीय राजनयिकों के साथ अपनी चर्चा में गांधी के तुष्टीकरण करने वालों के विरोध की घोषणा की। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक भारतीय ध्वज फहराया गया था। गांधी ने लाहौर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के 26 जनवरी 1930 को एक समारोह में कांग्रेस का नेतृत्व किया। इस दिन को लगभग हर दूसरे भारतीय संगठन द्वारा मनाया जाता था। गांधी ने फिर मार्च 1930 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक नया सत्याग्रह शुरू किया। गांधी ने 2 मार्च को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को व्यक्तिगत रूप से संबोधित एक पत्र के रूप में एक अल्टीमेटम भेजा। गांधी ने पत्र में ब्रिटिश शासन की निंदा करते हुए इसे एक अभिशाप के रूप में वर्णित किया कि प्रगतिशील शोषण की एक प्रणाली और एक विनाशकारी रूप से महंगी सैन्य और नागरिक प्रशासन द्वारा लाखों गूंगा को गरीब बना दिया है। इसने हमें राजनीतिक रूप से दास्ता में कम कर दिया है। गांधी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि वायसराय को भारत की औसत आय से 5000 गुना अधिक वेतन मिलता था। पत्र में गांधी ने विरोध के अहिंसक रूपों के अपने निरंतर पालन पर भी जोर दिया। इसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी तक नमक मार्च द्वारा उजागर किया गया था, जहां 78 स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने नमक को तोड़ने के घोषित इरादे से खुद नमक बनाने के लिए अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक 388 किलोमीटर 241 मील की यात्रा की। कानून इस मार्च को 240 मील की दूरी तय करने में 25 दिन लगे और रास्ते में गांधी अक्सर भारी भीड़ से बात करते रहे। दांडी में उनके साथ हजारों भारतीय शामिल हुए। 5 मई को उन्हें एक विरोध की प्रत्याशा में 1827 से एक नियमन के तहत नजरबंद कर दिया गया था जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। 21 मई को धरसाना नमक काम पर विरोध उनके बिना देखे ही आगे बढ़ गया। एक भयभीत अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने ब्रिटिश प्रतिक्रिया को इस प्रकार वर्णित किया। पूरी तरह मौन में गांधी जी के लोग उठ खड़े हुए और स्टापे से 100 गज की दूरी पर रुक गए। भीड़ से आगे बढ़ा एक चुना हुआ स्तंभ खाइयों को पार कर कांटेदार तार के ढेर के पास पहुंचा। आदेश के एक शब्द पर स्थानीय पुलिसकर्मियों की स्को आगे बढ़ रहे मार्चर्स पर पहुंचे और उनके सिर पर स्टील शॉट लाठी लंबी बांस के साथ बारिश की चिपक जाती है। मार्च करने वालों में से किसी ने भी वार को रोकने के लिए हाथ नहीं उठाया। वे नौपिनों की तरह नीचे चले गए। जहां मैं खड़ा था वहां से मैंने असुरक्षित खोपड़ी पर क्लबों के बीमार होने की आवाज सुनी। जो लोग नीचे गिरे वे बेहोश हो गए या खंडित खोपड़ी या टूटे हुए कंधों के साथ गिर गए। यह घंटों तक चलता रहा जब तक कि लगभग 300 या अधिक प्रदर्शनकारियों को पीटा नहीं गया। कई गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 मारे गए। उन्होंने कभी भी कोई विरोध नहीं किया। यह अभियान भारत पर ब्रिटिश पकड़ को विचलित करने वाला अपने सबसे सफल में से एक था। ब्रिटेन ने 60,000 से अधिक लोगों को कैद करके जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस का अनुमान है कि यह आंकड़ा 90,000 है। उनमें से एक गांधी के लेफ्टिनेंट जवाहरलाल नेहरू थे।
शर्मा के अनुसार गांधी ने महिलाओं को नमक कर अभियानों और विदेशी उत्पादों के बहिष्कार में भाग लेने के लिए भर्ती किया, जिससे कई महिलाओं को भारतीय सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा में एक नया आत्मविश्वास और सम्मान मिला। हालांकि मलिन फ्रेंच जैसे अन्य विद्वानों ने कहा कि गांधी ने महिलाओं को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर महिलाओं को राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाएगा। जब महिलाओं ने आंदोलन में शामिल होने और सार्वजनिक प्रदर्शनों में भाग लेने पर जोर दिया, तो गांधी ने स्वयंसेवकों से अपने अभिभावकों की अनुमति लेने के लिए कहा और केवल वे महिलाएं जो बच्चे की देखभाल की व्यवस्था कर सकती हैं, उन्हें शामिल होना चाहिए। 138 गांधी की आशंकाओं और विचारों के बावजूद ब्रिटिश नमक करों और नमक खनन पर एकाधिकार को धता बताने के लिए भारतीय महिलाएं हजारों की संख्या में नमक मार्च में शामिल हुईं। गांधी की गिरफ्तारी के बाद महिलाओं ने मार्च किया और दुकानों पर धरना दिया। गांधी ने जिस तरह से प्रेरित किया, उसके लिए ब्रिटिश अधिकारियों से हिंसा और मौखिक दुर्व्यवहार स्वीकार किया। लोकनायक के रूप में गांधी 1920 के दशक में भारतीय कांग्रेस ने तेलुगु भाषा के नाटकों का निर्माण करके आंध्र प्रदेश के किसानों से अपील की, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों को जोड़ते हैं, उन्हें गांधी के विचारों से जोड़ते हैं और गांधी को एक मसीहा के रूप में चित्रित करते हैं, जो प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं और संतों का पुनर्जन्म है। मुरली के अनुसार नाटकों ने पारंपरिक हिंदू संस्कृति में डूबे किसानों के बीच समर्थन का निर्माण किया और इस प्रयास ने गांधी को तेलुगु भाषी गांवों में एक लोकनायक, एक पवित्र मसीहा की तरह बना दिया। डेनिस डाल्टन के अनुसार यह गांधी के विचार थे जो उनके व्यापक अनुसरण के लिए जिम्मेदार थे। गांधी ने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना क्रूर बल और अनैतिकता से प्रेरित के रूप में की, इसे भारतीय सभ्यता के आत्मा शक्ति और नैतिकता द्वारा संचालित के रूप में वर्गीकृत करने के साथ तुलना की। गांधी ने अपनी विरासत के लोगों की कल्पना को जीतने के बारे में अपने विचारों के साथ कब्जा कर लिया, प्यार से नफरत। इन विचारों का प्रमाण 1890 के दशक के दक्षिण अफ्रीका में उनके पैम्फलेट में मिलता है, जहां वे भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों के बीच भी लोकप्रिय थे। उनके भारत लौटने के बाद लोग उनके पास आते थे क्योंकि उन्होंने उनके मूल्यों को प्रतिबिंबित किया था। गांधी ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक ग्रामीण कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए कड़ा अभियान चलाया। उन्होंने रामायण से राम राज्य, एक प्रतिमान के रूप में प्रहलाद, और स्वराज और सत्याग्रह के दूसरे पहलू के रूप में ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे शब्दावली और वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। अपने जीवन काल के दौरान ये विचार भारत के बाहर अजीब लग रहे थे, लेकिन वे आसानी से और गहराई से प्रतिध्वनित हुए अपने लोगों की संस्कृति और ऐतिहासिक मूल्य। महात्मा गांधी वार्ता। लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी के साथ बातचीत करने का फैसला किया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के बदले में सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करने पर सहमत हुई। संधि के अनुसार गांधी को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन गांधी और राष्ट्रवादियों के लिए एक निराशा थी। गांधी ने भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा करने की अपेक्षा की, जबकि ब्रिटिश पक्ष ने सत्ता के हस्तांतरण के बजाय भारतीय राजकुमारों और भारतीय अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित किया। लॉर्ड इरविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड विलिंगडन ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, राष्ट्रवादी आंदोलन को नियंत्रित और वश में करने का एक नया अभियान शुरू किया। गांधी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने उन्हें अपने अनुयायियों से पूरी तरह से अलग करके उनके प्रभाव को नकारने की कोशिश की और विफल रही। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल, एक प्रमुख रूढ़िवादी राजनेता जो उस समय पद से बाहर थे लेकिन बाद में इसके प्रधानमंत्री बने, गांधी के एक जोरदार और मुखर आलोचक और उनकी दीर्घकालिक योजनाओं के विरोधी बन गए। चर्चिल ने अक्सर गांधी का उपहास उड़ाया। 1931 के व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए भाषण में कहा, मध्य मंदिर के एक राजद्रोही वकील श्री गांधी को, जो अब पूर्व में जाने माने फकीर के रूप में वाइस रीगल पैलेस की सीढ़ियों पर अर्धनग्न होकर परले के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह चिंताजनक है और मतली भी है। राजा सम्राट के प्रतिनिधि के साथ समान शर्तों पर गांधी के खिलाफ चर्चिल की कड़वाहट 1930 के दशक में बढ़ी। उन्होंने गांधी को उद्देश्य में देशद्रोही कहा, जिसकी दुष्ट प्रतिभा और बहुरूपी खतरा ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला कर रहा था। चर्चिल ने उन्हें एक तानाशाह, एक हिंदू मुसोलिनी कहा, जो एक नस्ल युद्ध को बढ़ावा दे रहा था, राज को ब्राह्मण क्रोनियों के साथ बदलने की कोशिश कर रहा था, भारतीय जनता की अज्ञानता पर खेल रहा था, सभी स्वार्थी लाभ के लिए। चर्चिल ने गांधी को अलग थलग करने का प्रयास किया
और गांधी की उनकी आलोचना को यूरोपीय और अमेरिकी प्रेस द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया। इससे चर्चिल सहानुभूतिपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन इसने यूरोपियों के बीच गांधी के लिए समर्थन भी बढ़ाया। घटनाक्रम ने चर्चिल की चिंता को बढ़ा दिया कि ब्रिटिश स्वयं शांतिवाद और गलत विवेक से बाहर निकल जाएंगे। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन 1931-32 में गोलमेज सम्मेलनों में गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच चर्चा के दौरान गांधी, जब लगभग 62 वर्ष के हैं, ने औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के अंत की तैयारी के रूप में संवैधानिक सुधारों की मांग की और भारतीयों द्वारा स्वशासन शुरू किया। ब्रिटिश पक्ष ने ऐसे सुधारों की मांग की जो भारतीय उपमहाद्वीप को एक उपनिवेश के रूप में बनाए रखें। ब्रिटिश वार्ताकारों ने एक ब्रिटिश डोमिनियन मॉडल पर संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा जिसने धार्मिक और सामाजिक विभाजन के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की। अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी और गांधी के पूरे भारत के लिए बोलने के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने भारतीय धार्मिक नेताओं जैसे कि मुस्लिम और सिखों को अपनी मांगों को धार्मिक आधार पर, साथ ही B.R. अम्बेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि नेता के रूप में आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया। गांधी एक ऐसे संविधान का पुरजोर विरोध किया जिसमें सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर अधिकारों या प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यह लोगों को एक साथ नहीं लाएगा बल्कि उन्हें विभाजित करेगा, उनकी स्थिति को बनाए रखेगा और औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए भारत के संघर्ष से ध्यान हटाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही एकमात्र मौका था जब उन्होंने 1914 और 1948 में उनकी मृत्यु के बीच भारत छोड़ा था। उन्होंने एक महंगे वेस्ट एंड होटल में रहने की सरकार की पेशकश को अस्वीकार कर दिया, ईस्ट एंड में रहने के लिए, मजदूर वर्ग के लोगों के बीच रहने के लिए, जैसा कि उन्होंने भारत में किया था। उन्होंने अपने प्रवास के 3 महीने की अवधि के लिए किंग्सले हॉल में एक छोटे से सेल बेडरूम में खुद को रखा और ईस्ट एंडर्स द्वारा उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश शाकाहारी आंदोलन के साथ अपने संबंधों को नवीनीकृत किया। गांधी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद उन्होंने एक नया सत्याग्रह शुरू किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे की यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। जब वे जेल में थे, ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसने अछूतों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया। इसे सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा। इसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया, जबकि उन्हें जेल में रखा गया था। परिणामी सार्वजनिक आक्रोश ने सरकार को अम्बेडकर के परामर्श से सांप्रदायिक पुरस्कार को एक समझौते के साथ बदलने के लिए मजबूर किया। महात्मा गांधी कांग्रेस की राजनीति 1934 में गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह पार्टी की स्थिति से असहमत नहीं थे, लेकिन महसूस करते थे कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो भारतीयों के साथ उनकी लोकप्रियता पार्टी की सदस्यता को रोकना बंद कर देगी, जो वास्तव में भिन्न थी, जिसमें कम्युनिस्ट, समाजवादी, ट्रेड यूनियनिस्ट, छात्र, धार्मिक रूढ़िवादी और व्यवसाय समर्थक लोग शामिल थे। दृढ़ विश्वास और इन विभिन्न आवाजों को खुद को सुनने का मौका मिलेगा। गांधी एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करके राज प्रचार का निशाना बनने से बचना चाहते थे जिसने अस्थायी रूप से राज के साथ राजनीतिक समझौता स्वीकार कर लिया था। नेहरू प्रेसिडेंसी और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के साथ गांधी 1936 में फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आए। यद्यपि गांधी भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता जीतने के कार्य पर पूरा ध्यान देना चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस को अपने लक्ष्य के रूप में समाजवाद को अपनाने से नहीं रोका। गांधी का सुभाष चंद्र बोस के साथ टकराव था, जो 1938 में राष्ट्रपति चुने गए थे और जिन्होंने पहले विरोध के साधन के रूप में अहिंसा में विश्वास की कमी व्यक्त की थी। गांधी के विरोध के बावजूद बोस ने गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन कांग्रेस छोड़ दी जब अखिल भारतीय नेताओं ने गांधी द्वारा पेश किए गए सिद्धांतों को छोड़ने के विरोध में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। गांधी ने घोषणा की कि सीतारमैया की हार उनकी हार थी। महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने का विरोध किया और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी भारतीय भागीदारी के खिलाफ अभियान चलाया। गांधी के अभियान को भारतीय आबादी का समर्थन नहीं मिला और न ही कई भारतीय नेताओं जैसे कि सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद और इस तरह सफल रहे। उनके प्रयासों के बावजूद 25 लाख से अधिक भारतीयों ने स्वेच्छा से ब्रिटिश सेना में शामिल होकर मित्र देशों की सेना के विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी।
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भागीदारी के लिए गांधी का विरोध उनके इस विश्वास से प्रेरित था कि भारत एक ऐसे युद्ध का पक्ष नहीं हो सकता है जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा था, जबकि उस स्वतंत्रता को भारत ने ही अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने नाजीवाद और फांसीवाद की भी निंदा की, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने जीत हासिल की। अन्य भारतीय नेताओं का समर्थन। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, गांधी ने अपनी स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दिया। मुंबई में 1942 के भाषण में अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आह्वान किया। यह गांधी और कांग्रेस पार्टी का सबसे निश्चित विद्रोह था, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिशों को बाहर निकालना था। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी भारत छोड़ो भाषण के लिए, और गांधी के भाषण के कुछ घंटों के भीतर गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनके देशवासियों ने सरकार के स्वामित्व वाले सैकड़ों रेलवे स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों को क्षतिग्रस्त या जलाकर और टेलीग्राफ तारों को काटकर गिरफ्तारियों का जवाब दिया। 1942 में गांधी ने अब 73 वर्ष की आयु के करीब अपने लोगों से शाही सरकार के साथ सहयोग करना पूरी तरह से बंद करने का आग्रह किया। इस प्रयास में उन्होंने आग्रह किया कि वे ब्रिटिश लोगों को न तो मारें और न ही घायल करें, लेकिन अगर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हिंसा शुरू की जाती है तो वे पीड़ित होने और मरने के लिए तैयार रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा के किसी भी व्यक्तिगत कृत्य के कारण आंदोलन को नहीं रोका जाएगा, यह कहते हुए कि प्रशासन की वर्तमान प्रणाली की आदेशित अराजकता वास्तविक अराजकता से भी बदतर थी। उन्होंने भारतीयों से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए करो या मरो का आग्रह किया। गांधी की गिरफ्तारी 2 साल तक चली, क्योंकि उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था। इस अवधि के दौरान उनके लंबे समय के सचिव महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को 18 महीने की कैद के बाद हुई और गांधी को गंभीर मलेरिया का दौरा पड़ा। जेल में रहते हुए वह एक ब्रिटिश पत्रकार स्टुअर्ट गेल्डर के साथ एक साक्षात्कार के लिए सहमत हुए। गेल्डर ने तब एक साक्षात्कार सारांश तैयार किया और जारी किया, उसे मुख्यधारा के प्रेस में भेज दिया, जिसने अचानक उन रियायतों की घोषणा की जो गांधी करने के लिए तैयार थे, ऐसी टिप्पणियां जिन्होंने उनके देशवासियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यहां तक गांधी को भी झकझोर दिया। बाद के 2 ने दावा किया कि इसने कई विषयों पर गांधी द्वारा वास्तव में कही गई बातों को विकृत कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन को गलत तरीके से खारिज कर दिया। गांधी को उनके असफल स्वास्थ्य और आवश्यक सर्जरी के कारण 6 मई 1944 को युद्ध की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया गया था। राज नहीं चाहता था कि वह जेल में मरे और देश को नाराज करे। वो एक परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य में नजरबंदी से बाहर आया। उदाहरण के लिए मुस्लिम लीग, जो कुछ साल पहले हाशिए पर थी, अब राजनीतिक मंच के केंद्र पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के अभियान का विषय एक प्रमुख बात थी। गांधी और जिन्ना के बीच व्यापक पत्राचार था और दोनों व्यक्ति सितंबर 1944 में बंबई में जिन्ना के घर पर 2 सप्ताह की अवधि में कई बार मिले, जहां गांधी ने एक धार्मिक रूप से बहुल और स्वतंत्र भारत पर जोर दिया जिसमें भारतीय मुस्लिम और गैर मुस्लिम शामिल थे। उपमहाद्वीप सह अस्तित्व। जिन्ना ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एक अलग मुस्लिम भारत, बाद में पाकिस्तान बनाने के लिए उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के लिए जोर दिया। ये चर्चा 1947 तक जारी रही। जबकि कांग्रेस के नेता जेल में बंद थे, अन्य दलों ने युद्ध का समर्थन किया और संगठनात्मक ताकत हासिल की। भूमिगत प्रकाशन कांग्रेस के निर्मम दमन में विफल रहे, लेकिन घटनाओं पर इसका बहुत कम नियंत्रण था। युद्ध के अंत में अंग्रेजों ने स्पष्ट संकेत दिए कि सत्ता भारतीय हाथों में स्थानांतरित हो जाएगी। इस बिंदु पर गांधी ने संघर्ष को बंद कर दिया और कांग्रेस के नेतृत्व सहित लगभग 100,000 राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी विभाजन और स्वतंत्रता। गांधी ने धार्मिक आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया। हालांकि मुस्लिम लीग ने भारत को बांटो और छोड़ो की मांग की। गांधी ने एक समझौते का सुझाव दिया जिसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक स्थायी सरकार के तहत सहयोग करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उसके बाद विभाजन के प्रश्न को मुस्लिम बहुमत वाले जिलों में जनमत संग्रह द्वारा हल किया जा सकता था। जिन्ना ने गांधी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से शहरों में इकट्ठा होने और भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम राज्य और गैर मुस्लिम राज्य में विभाजन के उनके प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। बंगाल के मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल,
ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने के लिए कलकत्ता की पुलिस को विशेष अवकाश दिया। डायरेक्ट एक्शन डे ने कलकत्ता हिंदुओं की सामूहिक हत्या और उनकी संपत्ति को आग लगा दी और छुट्टियां मनाई। संघर्ष को रोकने के लिए पुलिस गायब थी। ब्रिटिश सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश नहीं दिया। डायरेक्ट एक्शन डे पर हुई हिंसा के कारण पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ जवाबी हिंसा हुई। उसके बाद के दिनों में हिंसा के चक्र में हजारों हिंदू और मुसलमान मारे गए और दसियों हजार घायल हुए। नरसंहार को रोकने की अपील करने के लिए गांधी ने सबसे अधिक दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ब्रिटिश भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल आर्चीबाल्ड वेवेल ने फरवरी 1947 से 3 साल तक भारतीय स्वतंत्रता को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने से पहले और बाद में गांधी और जिन्ना के साथ मिलकर काम किया था। वेवेल ने गांधी के चरित्र और उद्देश्यों के साथ साथ उनके विचारों की भी निंदा की। वेवेल ने गांधी पर ब्रिटिश शासन और प्रभाव को उखाड़ फेंकने और एक हिंदू राज स्थापित करने के लिए एकल दिमाग वाले विचार को आश्रय देने का आरोप लगाया और गांधी को घातक, द्वेषपूर्ण, अत्यधिक चतुर राजनेता कहा। वेवेल को भारतीय उपमहाद्वीप पर गृहयुद्ध की आशंका थी और उन्हें संदेह था कि गांधी इसे रोकने में सक्षम होंगे। ब्रिटिश अनिच्छा से भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुए, लेकिन जिन्ना के पाकिस्तान और भारत में भूमि के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गांधी अंतिम वार्ता में शामिल थे, लेकिन स्टेनली वोलपर्ट कहते हैं, ब्रिटिश भारत को तराशने की योजना गांधी द्वारा कभी भी स्वीकृत या स्वीकार नहीं की गई थी। विभाजन विवादास्पद और हिंसक रूप से विवादित था। धार्मिक दंगों में आधे मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे क्योंकि 10 मिलियन से 12 मिलियन गैर मुस्लिम, ज्यादातर हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत में चले गए और मुसलमान भारत से पाकिस्तान में चले गए। भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की नई बनाई गई सीमाओं के पार पूर्वी पाकिस्तान। गांधी ने स्वतंत्रता का दिन ब्रिटिश शासन के अंत का जश्न मनाने में नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में उपवास और कताई करके अपने देशवासियों के बीच शांति की अपील करते हुए बिताया। विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप को धार्मिक हिंसा से जकड़ लिया था और सड़कें लाशों से भर गई थी। कुछ लेखक गांधी के उपवास और विरोध को धार्मिक दंगों और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का श्रेय देते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 गांधी अपनी पोतियों के साथ बिरला हाउस, अब गांधी स्मृति के बगीचे में प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, जब एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। पास की पिस्टल से। कुछ खातों के अनुसार गांधी की तुरंत मृत्यु हो गई। अन्य खातों में, जैसे कि एक प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार द्वारा तैयार किया गया, गांधी को बिरला हाउस में एक बेडरूम में ले जाया गया। वहां लगभग 30 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि गांधी के परिवार के सदस्यों में से एक ने हिंदू धर्मग्रंथों के छंद पढ़े। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर जगह अंधेरा है और मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहना है या कैसे कहना है। हमारे प्रिय नेता बापू, जैसा कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, नहीं रहे। शायद मेरा यह कहना गलत है, फिर भी हम उससे फिर नहीं देखेंगे जैसा कि हमने उसे इतने सालों से देखा है। हम उसके पास सलाह के लिए नहीं दौड़ेंगे या उससे सांत्वना नहीं लेंगे, और यह न केवल मेरे लिए बल्कि लाखों और लाखों लोगों के लिए एक भयानक झटका है। इस देश में चरमपंथी हिंदू महासभा से जुड़े एक हिंदू राष्ट्रवादी गोसे ने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। कई अन्य षड्यंत्रकारियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के लाल किले की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। अपने मुकदमे में गोसे ने आरोपों से इनकार नहीं किया और न ही कोई पछतावा व्यक्त किया। क्लॉड मार्कोविट्ज के अनुसार, एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने औपनिवेशिक भारत के अपने अध्ययन के लिए उल्लेख किया। गोसे ने कहा कि उन्होंने मुसलमानों के प्रति अपनी शालीनता के कारण गांधी को मार डाला। गांधी को पाकिस्तान और भारत में उपमहाद्वीप के विभाजन के दौरान हिंसा और पीड़ा के उन्माद के लिए जिम्मेदार ठहराया। गोसे ने गांधी पर व्यक्तिपरकता और अभिनय का आरोप लगाया, जैसे कि सत्य पर उनका ही एकाधिकार था। गोसे को दोषी पाया गया और 1949 में उन्हें फांसी दे दी गई। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे देश में शोक व्यक्त किया गया। 5 मील लंबे अंतिम संस्कार के जुलूस में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें बिरला हाउस से राजघाट तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लगा, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी, और अन्य मिलियन ने जुलूस को गुजरते हुए देखा। गांधी के शरीर को एक हथियार वाहक पर ले जाया गया था,
जिसकी चेसिस को एक उच्च मंजिल स्थापित करने की अनुमति देने के लिए रात भर नष्ट कर दिया गया था ताकि लोग उनके शरीर की एक झलक देख सकें। वाहन के इंजन का उपयोग नहीं किया गया था, इसके बजाय 50 लोगों द्वारा पकड़े गए 4 ड्रैग रस्सियों ने वाहन को खींच लिया। लंदन में सभी भारतीय स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान शोक में बंद रहे क्योंकि सभी धर्मों और संप्रदायों के हजारों लोग और पूरे ब्रिटेन से भारतीय लंदन में इंडिया हाउस में एकत्र हुए। गांधी की हत्या ने नाटकीय रूप से राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। नेहरू उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। मार्कोविट्ज के अनुसार जब गांधी जीवित थे, पाकिस्तान की घोषणा की यह एक मुस्लिम राज्य था, ने भारतीय समूहों को यह मान करने के लिए प्रेरित किया कि इसे हिंदू राज्य घोषित किया जाए। नेहरू ने हिंदू राष्ट्रवाद के सभी अधिवक्ताओं को चुप कराने के लिए गांधी की शहादत को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, साथ ही उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी। उन्होंने गांधी की हत्या को घृणा और दुर्भावना की राजनीति से जोड़ा। गुहा के अनुसार नेहरू और उनके कांग्रेसी सहयोगियों ने भारतीयों से गांधी की स्मृति और उससे भी अधिक उनके आदर्शों का सम्मान करने का आह्वान किया। नेहरू ने नए भारतीय राज्य के अधिकार को मजबूत करने के लिए हत्या का इस्तेमाल किया। गांधी की मृत्यु ने नई सरकार के लिए मार्शल समर्थन और कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण को वैध बनाने में मदद की, जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए डक की हिंदू अभिव्यक्तियों के व्यापक प्रसार से लाभान्वित हुआ जिसने उन्हें दशकों तक प्रेरित किया था। सरकार ने आरएसएस, मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और खाकसुरों को लगभग 2 लाख गिरफ्तारियों के साथ दबा दिया। हत्या के बाद के वर्षों के लिए मार्कोविट्ज कहते हैं, गांधी की छाया नए भारतीय गणराज्य के राजनीतिक जीवन पर भारी पड़ गई। गांधी की छवि और आदर्शों का पुनर्निर्माण करके सरकार ने गांधी के विचारों के विपरीत होने के बावजूद अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों के किसी भी विरोध को दबा दिया। महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार और स्मारक। गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार किया गया था। गांधी की राख को कलशों में डाला गया था जो स्मारक सेवाओं के लिए पूरे भारत में भेजे गए थे। अधिकांश राख को 12 फरवरी 1948 को इलाहाबाद के संगम में विसर्जित किया गया था, लेकिन कुछ को गुप्त रूप से ले जाया गया था। 1997 में तुषार गांधी ने इलाहाबाद के संगम में एक बैंक तिजोरी में पाए गए एक कलश की सामग्री को विसर्जित कर दिया और अदालतों के माध्यम से पुनः प्राप्त किया। गांधी की कुछ राख युगांडा के जिंजा के पास नील नदी के स्रोत पर बिखरी हुई थी और एक स्मारक पट्टिका इस घटना को चिन्हित करती है। 30 जनवरी 2008 को गिरगांव चौपाटी पर एक और कलश की सामग्री को विसर्जित किया गया। एक और कलश पुणे में आगा खान के महल में है, जहां गांधी को 1942 से 1944 तक राजनीतिक कैदी के रूप में और दूसरा लॉस एंजल्स में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप लेक श्राइन में रखा गया था। बिरला हाउस साइट जहां गांधी की हत्या हुई थी, अब गांधी स्मृति नामक एक स्मारक है। यमुना नदी के पास का स्थान जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वह नई दिल्ली में राजघाट स्मारक है। एक काले संगमरमर का मंच जिस पर ही राम देवनागरी हे राम या हे राम का शिलालेख है। व्यापक रूप से माना जाता है कि गांधी को गोली मारने के बाद ये उनके अंतिम शब्द थे, हालांकि इस कथन की सत्यता पर सवाल उठाया गया है। आदित्य मेलोडी नाइट। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। मैं आदित्य मेलोडी नाइट को सब्सक्राइब करता हूं। आदित्य मेलोडी नाइट का यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जुड़े रहने और हमेशा के लिए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए और बेल्स बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।